हाय फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो है जो हमारी बुक्स में अभी चल रही है द कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सेगन। उसके 11th या 12th चैप्टर की है। चैप्टर का टाइटल है साइंस एंड इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स ये चैप्टर मूल रूप से एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है कि इंटेलिजेंस क्या है और हम उसे यूनिवर्स में कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ एक बात क्लियर की जाती है कि जब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो असल में हम केवल एलियंस की खोज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुद इंटेलिजेंस की नेचर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस की ह्यूमन सेंट्रिक डेफिनेशन की समस्या। फ्रेंड्स यहाँ कार्ल सेगन सबसे पहले यही बताते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है। हम इंटेलिजेंस को आमतौर पर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिक और साइंस के संदर्भ से परिभाषित करते हैं, यानी वही चीजें जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप किया है। लेकिन यूनिवर्स में अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है तो जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस हमारी ही तरह दिखे। हो सकता है कि वे लोग एलियंस लैंग्वेज का प्रयोग करते ही ना हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी ही ना हो या बिल्कुल अलग प्रकार की जिसे हम समझ ही ना पाए, या हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस इंडिविजुअल ना होकर पूरी कलेक्टिव फॉर्म में हो, या इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन बायोलॉजिकल ना होकर हो सकता है केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या प्लाज्मा बेस्ड भी हो। इसलिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम इंटेलिजेंस को पहचान ही ना पाए, क्योंकि हम उस इंटेलिजेंट लाइफ को अपनी तरह की देखने की उम्मीद कर रहे हैं। साइंस का रोल बायस हटाना। साइंस का असली काम यहाँ रोमांटिक इमेजिनेशन का नहीं है, बल्कि एक बायस को हटाना है। यहाँ सेगन जोर देकर कहते हैं कि साइंस हमें क्या सिखाती है। हम अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा ना करें, हम केवल वो ना देखें जो हम देखना चाहते हैं, और हम यूनिवर्स को वैसा ही समझने की कोशिश करें जैसा वो है, ना कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस कैसी होगी। साइंस हमें मजबूर करता है कि हम मल्टीपल हाइपोथेसिस रखें, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को सीरियसली लें और सबसे असहज पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करें। टूल मेकिंग और टेक्नोलॉजी इसका मतलब इंटेलिजेंस नहीं है। एक आम धारणा है कि इंटेलिजेंस का प्रमाण टेक्नोलॉजी है, रेडियो, मशीनरीज, बड़े बड़े शहर, स्पेसक्राफ्ट। लेकिन यहां सेगन इस अजम्पशन को क्लियर चैलेंज करते हैं। हम पृथ्वी पर भी अगर देखें तो हमारी पृथ्वी पर भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनका सोशल बिहेवियर बहुत एडवांस है। कुछ मेमोरी और नेविगेशन में इंसानों से बहुत बेहतर है, ऐसी स्पीशीज भी है। कुछ स्पीशीज एनवायरनमेंट के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करे ही ना, या टेक्नोलॉजी डेवलप करके हो सकता है वो खुद को ही खत्म कर ले, या टेक्नोलॉजी का प्रयोग इतना जटिल हो कि हम उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। इसलिए इंटेलिजेंस का मतलब रेडियो सिग्नल्स जो कि सेटी में ढूंढे जाते हैं वो शायद हो ही ना। सेटी और उसकी लिमिटेशंस। फ्रेंड्स चैप्टर में सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पर एक डिटेल चर्चा होती है। सेटी का क्लासिकल आइडिया यही है कि इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन रेडियो वेव्स एमिट करती होंगी और हम उन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करेंगे और ये इंटेलिजेंस का क्लियर एविडेंस होगा। लेकिन यहां सेगन कई लिमिटेशंस बताते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है टाइम विंडो प्रॉब्लम। कोई सिविलाइजेशन रेडियो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम समय के लिए कर सकती है। हो सकता है वो तरक्की ज्यादा कर ले और दूसरी कोई टेक्नोलॉजी ले आए। अगर हम एग्जैक्टली उस विंडो को ना सुन पाए, मतलब सिग्नल आए और उसको क्रॉस करके निकल चुके हो, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कहीं से कोई रेडियो सिग्नल एमिट हुआ भी था नहीं था, तो हुआ भी था या नहीं था। तो एक तरह का हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अजम्पशन है। डेलिब्रेट साइलेंस। हो सकता है कि एडवांस सिविलाइजेशन जानबूझकर चुपचाप रहती हो, या हो सकता है उनकी फिजिक्स बिल्कुल अलग हो। कम्युनिकेशन फिजिक्स की यहां बात हो रही है जो कि हमारी समझ में ही ना आए। सेटी यूजफुल तो है, लेकिन आज भी सेटी कंप्लीट नहीं है। इंटेलिजेंस और सर्वाइवल। फ्रेंड्स
एक अनसेटलिंग आइडिया ये भी है कि इंटेलिजेंस हमेशा सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। हम इंसानी हिस्ट्री की ही बात करें, इंटेलिजेंस ने हमें साइंस दी, लेकिन उसी साइंस ने हमें न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी दिए। हमने अपने एनवायरनमेंट तक को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, और सेल्फ एनिहिलिएशन का हमारे ऊपर खुद रिस्क भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की गारंटी हो। यहां पर सेगन एक बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या इंटेलिजेंस एक इवोल्यूशनरी डेड एंड भी हो सकता है? अगर इंटेलिजेंट स्पीसीज खुद को नष्ट कर लेती है तो यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो होगी तो बहुत थोड़े समय के लिए। इंटेलिजेंस के नॉन बायोलॉजिकल रूप, फ्रेंड्स चैप्टर का एक फैसिनेटिंग हिस्सा नॉन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस पर भी है। यहां से एक पॉसिबिलिटी रेज करते हैं कि इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल लाइफ से आगे इवॉल्व हो सकती है। हम अपनी ही आज की इस दुनिया को देख ले, मशीनरी, एआई, सेल्फ रिप्लिकेटिंग सिस्टम इंटेलिजेंस के कैरियर बन सकते हैं। ऐसी इंटेलिजेंस भी हो सकती है जो इमोशंस रखती ही ना हो, पेन क्या है, प्लेजर क्या है, उसे इस चीज की समझ ही ना हो, और उनकी नैतिकता, मोरालिटी हो सकता है हम इंसानों जैसे भी ना हो। एक इंटेलिजेंस को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह लाइफ जैसी दिखेगी ही नहीं। वो ना तो मेटाबॉलिज्म कर रही होगी और ना ही रिप्रोडक्शन, यानी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन जो शायद मशीन की फॉर्म ले चुकी है। इंटेलिजेंस और एथिक्स, अगर हम किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करें तो साइंटिफिक के साथ साथ एथिकल सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे, क्या हमें कांटेक्ट इनिशिएट करना चाहिए, या क्या हमें अपनी प्रेजेंस को रिवील करना चाहिए, या फिर क्या हम इंटरफेयर करेंगे उनकी लाइफ में जाकर, या नॉन इंटरफेयर प्रिंसिपल को अपनाएं। यहां सेगन चेतावनी देते हैं कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का मतलब मोरल मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। ह्यूमैनिटी के पास इमेंस पावर है, लेकिन विजडम, बौद्धिकता आज भी अनइवन है, अगर हम एज अ होल सोसाइटी यहां पर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर के टाइटल को ध्यान से देखा हो तो वहां पर साइंस एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वर्ड को कोट्स में रखा गया है। ये जानबूझकर यहां सेगन रखते हैं। तो सेगन यहां कहना क्या चाहते हैं कि इंटेलिजेंस एक वेग कॉन्सेप्ट है, यानी हम उसे अभी तक भी ठीक से डिफाइन नहीं कर पाए हैं, और शायद यूनिवर्स में इंटेलिजेंस हमारी डेफिनेशन से बिल्कुल अलग हो। तो ये कोट्स हमें याद दिलाते हैं कि हम जो खोज रहे हैं शायद वो वही ना हो जो हमें मिले। ह्यूमिलिटी एज अ साइंटिफिक वर्च्यू, फ्रेंड्स इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ह्यूमिलिटी ही है। वैसे देखा जाए तो इस पूरे बुक का ही मैसेज हम ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। साइंस हमें क्या सिखाता है? सबसे पहला कि हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, और हमारी इंटेलिजेंस अल्टीमेट नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में असल में देखा जाए तो एलियंस के बारे में कम है और हम इंसानों के बारे में ज्यादा है। ये हमें दिखाती है कि हम कितने लिमिटेड हैं, कितनी एजम्पशंस लेकर चलते हैं, और कितनी आसानी से अपने अनुभव को कॉस्मिक सच्चाई मान लेते हैं। द रियल सर्च, फ्रेंड्स इस चैप्टर का जो निष्कर्ष वो बहुत ही प्रोफाउंड है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज केवल रेडियो टेलीस्कोप से नहीं होगी, बल्कि कंसेप्ट को ब्रॉडन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन और डिसिप्लिन के बैलेंस के साथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम इंटेलिजेंस को खोजने निकलते हैं तो पहले हमें खुद को समझना होगा। यूनिवर्स शायद इंटेलिजेंस से भरा हो, लेकिन उसे पहचानने से पहले हमें ज्यादा इंटेलिजेंट तरीकों से सोचना सीखना होगा। फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समझाने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।